जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वोकल एकेडमी सर के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम लेकर आए हैं जितने भी गैसों से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक करके आइए देखते हैं गैसें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहली गैस जो हमारी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा होती है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो खाद्य सामग्री को फुलाने में। ठीक है, खाद्य सामग्री को फुलाने में इसका यूज करते हैं, जैसे ब्रेड उद्योग में इसका यूज किया जाता है। और यह गोबर गैस में इसकी परसेंटेज कितनी होती है? तो 35% में गोबर गैस में 35% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अन्य गैस मीथेन उसकी गोबर गैस की मुख्य गैस है, तो गोबर गैस में 35% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? और तो शुष्क बर्फ के रूप में एसी और फ्रिज में करते हैं इसका यूज, शुष्क बर्फ के रूप में। दोस्तों, जो सॉलिड CO2 होता है उसी को बोलते हैं शुष्क बर्फ। सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं? एसी और फ्रिज में। और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाले सिलेंडर में यूज किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और आग जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस यूज होती है, और आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो आग बुझाने वाले सिलेंडर में इसका यूज करते हैं। पहले आग बुझाने वाले सिलेंडर में सल्फ्यूरिक एसिड और NaH, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते थे, लेकिन अब जो यूज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, आग बुझाने वाले सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका यूज कहाँ? सॉफ्ट ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें CO2 और क्या होता है? जल की मात्रा होती। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल खोलते हैं तो कौन सी गैस निकलती है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल खोलने पे पूछा गया है क्वेश्चन कि सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल खोलने पे कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और यह मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, और इससे क्वेश्चन क्या बने हैं? तो और क्वेश्चन बना है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पौधे किसको लेते हैं? CO2 को लेते हैं, और नीचे से H2O को लेते हैं। ठीक है, CO2 और H2O जब रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, और O2 ऑक्सीजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी पौधे CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से कुल इतने क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं अपने अगले गैस में। तो अगली गैस कौन सी है दोस्तों? अगली गैस है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अगली गैस है नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? तो सबसे पहली बात, तो नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की? तो नाइट्रोजन गैस की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की? नाइट्रोजन गैस की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और इसका यूज कहाँ पे होता है? तो चिप्स पैकेट में भरी जाने वाली गैस। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है दोस्तों। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वायुयानों के टायर में भरी जाने वाली गैस, वायुयानों के टायर में भरी जाने वाली गैस, अधिकतर इसका यूज करते हैं गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। जबकि ठंडी में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। ठीक है, गर्मी के दिनों में वायुयानों के टायर में भरी जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस। और इसका यूज कहाँ कहते हैं? तो जैसे यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग गलत हो गई दोस्तों, रक्तवीर अंडाणु। ठीक है, रक्त
वीर्य और अंडाणु अन्य जीव वैज्ञानिक नमूनों के संरक्षण में। ठीक है, ये दोनों मिक्स हैं। रक्त, वीर्य, अंडाणु तथा अन्य जीव वैज्ञानिक नमूनों के संरक्षण में इसका यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस, क्योंकि यह ठंडी होती है। और रक्त, ये लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं रक्त को संरक्षित करने में, वीर्य को और अंडाणु को संरक्षित करने में किसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, और अमोनिया बनाने में, अमोनिया के निर्माण में भी नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। जबकि CO2 कितनी थी, CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितनी थी, 0.03%। 0.03% CO2 की मात्रा किस में थी, वायुमंडल में, जबकि नाइट्रोजन कितनी है, 78%। तो और विद्युत बल्ब में भी इसका यूज करते हैं। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस। अब विद्युत बल्ब में कौन कौन सी गैस भरी होती है, एक तो नाइट्रोजन भरी होते हैं N2 और प्लस दूसरा क्या होता है, आर्गन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आर्गन। चलिए अपने अगले गैस पे चलते हैं। तो अगली गैस कौन सी है, अगली गैस है हाइड्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, अगली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की, सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की। हाइड्रोजन गैस की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। और इसका जो नामकरण दिया था, नामकरण किसने दिया था, एंटोनी लेवसियर। ठीक, इसलिए केमिस्ट्री के जो जन्मदाता हैं एंटोनी लेवसियर को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज तो की थी हेनरी कैवेंडिश ने, और हाइड्रोजन गैस की जो नामकरण दिया था वो एंटोनी लेवसियर। और एंटोनी लेवसियर को केमिस्ट्री के जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक, और जो भविष्य का ईंधन है, भविष्य का ईंधन किस गैस को बोला जाता है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इससे यह प्रदूषण रहित ईंधन होगा। ठीक है, अगर यह यूज में आएगा भविष्य में तो इससे प्रदूषण क्या होगा, 0 होगा। ठीक, प्रदूषण रहित ईंधन, ठीक, निधन नहीं है दोस्तों, ये टाइपिंग क्या होगी, गलत हो गई, ये ईंधन होगा, ईंधन। ठीक है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस, प्रदूषण रहित ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन गैस। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है पूरे ब्रह्मांड में या पूरे विश्व में, वो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, इसलिए यह क्या होता है, ये एक अच्छा ईंधन होता है। यह सबसे हल्की गैस है, पूरे गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस पूरे गैसों में सबसे हल्की गैस है। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, सूर्य में सबसे लगभग 71% सूर्य में क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। 71% क्या होती है, हाइड्रोजन, बाकी 29% क्या होती है, हीलियम। ठीक है, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। ब्रह्मांड में भी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यह सबसे हल्की गैस है, इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, यह प्रदूषण रहित ईंधन है। ठीक, निधन नहीं होगा दोस्तों, ईंधन होगा, ईंधन। ठीक, ईंधन, भविष्य का ईंधन, खोज हेनरी कैवेंडिश और नामकरण एंटोनी लेवसियर। ठीक, चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला गैस है। ठीक है, अगली गैस कौन सी है, तो अगली गैस है हमारी क्लोरीन गैस। ठीक, कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस। अब देखिए क्लोरीन गैस से क्वेश्चन क्या बनता है कि सोने और प्लेटिनम के निष्कर्षण के लिए क्लोरीन गैस यूज की जाती है। सोने और प्लेटिनम के निष्कर्षण में कौन सी गैस यूज की जाती है, क्लोरीन गैस। फास्फिन, अश्रु गैस, मस्टर्ड गैस बनाने में। ठीक है, फास्फिन, अश्रु गैस और मस्टर्ड गैस बनाने में कौन सी गैस यूज होती है, तो क्लोरीन गैस। ठीक, पेपर और काटन, पेपर
काटन आदि के लिए विरंजक के रूप में कार्य करती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। ठीक। और विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण यहाँ कामा यहाँ पे होगा। विरंजक चूर्ण और क्लोरोफार्म के निर्माण में कौन सी गैस यूज होती है? तो विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जबकि क्लोरोफार्म जो बेहोशी के रूप में यूज होता है CHCl3 होता है इसका फार्मूला। ठीक है, ये बेहोशी के रूप में यूज करते हैं और इसको बॉटल में, ठीक है, ब्राउन बॉटल में कपड़े से ढक कर रखते हैं। अगर यह क्या होगा, प्रकाश, अगर इसमें प्रकाश की मात्रा क्या होगी, सूर्य का प्रकाश अगर इसमें रिएक्शन कर लिया तो यह फास्फीन गैस बना लेती है, जो कि एक जहरीली गैस है। ठीक। अब बरसात के दिनों में जल को शुद्धिकरण में, बरसात के दिनों में पानी में जीवाणु, ठीक है, बरसात के दिनों में पानी को जीवाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस यूज होती है? तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जल के शुद्धिकरण में भी क्लोरीन गैस यूज होती है। यहाँ पे 2 पॉइंट ज़्यादा याद रखनी है कि ये विरंजक चूर्ण बनाने में कौन सी गैस यूज होती है और क्लोरोफार्म के निर्माण में कौन सी गैस होती है? क्लोरीन गैस। बरसात के दिनों में या पानी के शुद्धिकरण में कौन सी गैस यूज होती है? तो वो क्लोरीन गैस। ठीक है, चलिए अपने अगले गैस पे चलते हैं। तो अगली गैस है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, प्राणवायु। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। देखिए, ऑक्सीजन गैस की खोज, ये क्वेश्चन कई बार आया है। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की? प्रिस्टलेजी ने। ठीक है, और यह वायुमंडल में 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 21% पाई जाती है। यह किसी चीज को जलाने में सहायक होती है। ठीक है, किसी चीज को जलाने में 3 चीजें मुख्यतः सहायक होती है। एक तो होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, दूसरी होनी चाहिए ऑक्सीजन गैस और तीसरा होना चाहिए फ्यूल यानी ईंधन। ठीक, 3 चीजें अगर होंगी तभी भी कोई ईंधन क्या होगा? जलेगा। तो किसी चीज को जलाने में कौन सी गैस हेल्प करती है? ऑक्सीजन गैस। वायुमंडल में 21%, इसकी खोज प्रिस्टलेजी ने। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, अगर तत्व पूछे, ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपर्पटी पर भी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होने के बाद, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का रिएक्शन जब होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, और क्या होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होने पर भी कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस। ठीक, चलिए अपने अगले गैस पे चलते हैं। तो अगली गैस है हमारी, देखिए, प्राकृतिक गैस। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने इसको भी क्या किया है? नोट्स बनाए हैं। ठीक, देखिए, तेल के, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, तेल के, ठीक है, पेट्रोलियम के साथ बाहर निकलती है तेल से। ठीक है, तेल के कुएं में, यहाँ पे तेल के कुएं में पेट्रोलियम के साथ बाहर निकलती है कौन सी गैस निकलती है? प्राकृतिक गैस। ठीक है, तेल के कुएं में पेट्रोलियम के साथ बाहर निकलती है कौन सी गैस? प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वो है मीथेन। मीथेन इसमें कितना? 95% पाया जाता है। किसमें? प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा 95% होती है। और पेट्रोलियम, तेल के कुएं के पेट्रोलियम जब बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले प्राकृतिक गैस निकलती है, उसके बाद पेट्रोल
निकलता है, पेट्रोलियम निकलती है। ठीक है, अब देखिए अगर प्राकृतिक गैस को हम किसी सिलेंडर में उच्च दाब पर भर दें, प्राकृतिक गैस को अगर किसी सिलेंडर में उच्च दाब पर भर दें तो वही प्राकृतिक गैस क्या बन जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है दोस्तों, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसका भी जो मुख्य अवयव होता है, मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन ही होती है। अगली है बायोगैस या गोबर गैस। ठीक है, ये पशुओं के अपशिष्ट से बनती है, कौन, बायोगैस या गोबर गैस। अब इसमें भी मुख्य अवयव जो होता है वो होता है मीथेन। मीथेन की मात्रा कितनी होती है, 65%। तो गोबर गैस या गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन है, मीथेन। ठीक, चलिए अपने अगले गैस पे चलते हैं। अगली गैस है, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जल गैस या भाप अंगार गैस, जल गैस, भाप अंगार गैस या वाटर गैस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब अगर जलवाष्प को रक्त तप्त कोक पर प्रवाहित करने पर, जलवाष्प को रक्त तप्त कोक पर प्रवाहित करने पे कौन सी गैस निकलती है, तो वो जल गैस या भाप अंगार गैस। अब ये क्वेश्चन आया है कि इसका जो संगठन होता है, भाप अंगार गैस या जल गैस का जो संगठन होता है वो हाइड्रोजन और CO को मिलाने पर होती है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना होता है, 50%, कार्बन मोनोऑक्साइड CO कितना होता है, 40%, कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा कितनी होती है, 10%। तो जल गैस या भाप अंगार गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो हाइड्रोजन कितना होता है दोस्तों, हाइड्रोजन होता है कितना होता है, 50%। हाइड्रोजन कितना होता है, 50%, CO 40% और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 10%। ये याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है इसका संगठन। ठीक, जल गैस का संगठन। उसके बाद आइए प्रोड्यूसर गैस। अब प्रोड्यूसर गैस वायु को रक्त तप्त प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। देखिए रक्त तप्त कोक पर अगर जलवाष्प को प्रवाहित करें तो जल गैस निकलती हैं जिसमें हाइड्रोजन और CO प्लस क्या, CO2 रहता है। ठीक है, इसका संगठन ये होता है। अगर उसी कोक पर हम वायु को प्रवाहित करें, वायु को रक्त तप्त कोक पर प्रवाहित करें तो कौन सी गैस निकलती है, प्रोड्यूसर गैस। अब प्रोड्यूसर गैस का संगठन पूछता है कि प्रोड्यूसर गैस किससे बनी होती है, नाइट्रोजन कितना 65% और CO, ये मेन दो चीजें हैं। उसके बाद जो कार्बन जो बचता है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा इसमें कितनी होती है, 10%। तो प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अपने अगले गैस पे चलते हैं। तो अगली गैस है LPG। ठीक है, अगली गैस कौन सी है, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका फुल फॉर्म याद रखना है दोस्तों, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसका जो संगठन होता है LPG का, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और ये पूछता है कि इसका जो मुख्य अवयव है कौन सा है, नॉर्मल ब्यूटेन, या फिर नॉर्मल ब्यूटेन की जगह केवल ब्यूटेन देगा, केवल ब्यूटेन। ठीक है, तो LPG का जो मुख्य अवयव है वो कौन है, ब्यूटेन। और उसमें कौन कौन सी गैस होती है, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, LPG से जो गंध निकलती है, ठीक है, LPG से जो गंध निकलती है वह पदार्थ, तो LPG में गंध देने वाला पदार्थ कौन सा है, वो है एथाइल मर्केप्टन। ये याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि LPG से निकलने वाली गंध में कौन सी पदार्थ होती है, तो वो होता है एथाइल मर्केप्टन। ठीक, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो सिगरेट में होती है, सिगरेट में कौन सी गैस होती है, तो सिगरेट में कौन सी गैस होती है, तो वो होती है ब्यूटेन। ठीक है, सिगरेट में कौन सी गैस होती है, तो वो होती है ब्यूटेन। ठीक, देखिए अगला गैस कौन सी है, अमोनिया गैस। अगली गैस कौन सी है,
अमोनिया गैस। अब अमोनिया गैस ये इसका यूज कहाँ पे होता है? यूरिया बनाने में। अमोनिया की उपस्थिति के कारण फ्रेश यूरिन में गंध आती है, ठीक है। ताजे मूत्र में गंध किसके कारण आती है? तो ये अमोनिया गैस उससे क्या होती है? रिलीज होती है। अब अमोनिया में हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अमोनिया में कौन सा बंध पाया जाता है? तो अमोनिया में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अमोनिया में कौन सा बंध पाया जाता है? तो अमोनिया में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ठीक है। और देखिए लिक्विड अमोनिया का यूज, लिक्विड अमोनिया का प्रयोग फ्रिज में, ठीक है, फ्रिज में प्रतिशत, ये गलत है दोस्तों, ये टाइपिंग गलत हो गई है। लिक्विड अमोनिया का यूज फ्रिज में प्रशीतक के रूप में करते हैं, प्रशीतक, ठीक है। लिक्विड अमोनिया का यूज फ्रिज में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। अब देखिए अगला जो है, अगली गैस है ग्रीन हाउस गैस। अब यहाँ से पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो ग्रीन हाउस का मुख्य जो संगठन है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मीथेन है, फिर ओजोन है, जलवाष्प है और नाइट्रस ऑक्साइड। इतनी गैसें ग्रीन हाउस गैस में होती है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस में जो मुख्य गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगली गैस पे चलते हैं। तो अगली गैस है मीथेन, ठीक है दोस्तों। अगली गैस कौन सी है? मीथेन गैस। अब मीथेन गैस का अन्य नाम है, इसे मार्स गैस भी बोला जाता है, क्योंकि यह मार्स मीन्स मंगल ग्रह पे कौन सी गैस पाई जाती है? तो मंगल ग्रह पे मीथेन पाई जाती है, जिसको इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। दलदली गैस, क्योंकि यह कीचड़ में पाई जाती है, दलदली इलाके में, इसलिए इसको दलदली गैस भी कहते हैं। बायोगैस, बायोगैस की जो मुख्य, बायोगैस या गोबर गैस का जो मुख्य अवयव है वो है मीथेन, इसलिए इसे बायोगैस या गोबर गैस भी कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसके अन्य नाम जो हैं मार्स गैस, दलदली गैस, बायोगैस और गोबर गैस। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। अभी ऊपर ग्रीन हाउस गैस में बता चुके हैं कौन कौन है। CO2 है, जलवाष्प है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्या है? ओजोन है, ठीक। अब देखिए धान के खेत में पाई जाने वाली गैस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। दलदली जगहों और सिविल लाइन नहीं दोस्तों, ये गलत है, सीवर, सीवर लाइन में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। दलदली जगहों और सीवर लाइन में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस। कोयले की फैक्ट्री में मीथेन के कोल एक्सप्लोशन कराया जाता है, ठीक है। कोयले की फैक्ट्री में मीथेन से ही कोल एक्सप्लोशन कराया जाता है, जिससे कोयला क्या होता है? अलग हो जाता है, ठीक। तो मीथेन से इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए अगली गैस में चलते हैं। तो अगली गैस है हमारी, कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? तो यह एक जहरीली गैस है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसी है? एक जहरीली गैस है। साइलेंट किलर गैस भी इसे कहा जाता है, ठीक है। साइलेंट किलर गैस इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि अगर CO2 है, ठीक, CO2 की CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह ब्लड में बहुत जल्दी रुधिर, मनुष्य के रुधिर में सर्वाधिक घुलनशील गैस कौन सी है? तो वो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर यह बंद कमरे में अंगीठी जला दें तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे दम घुटने लगता है, ठीक है। इसलिए इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं, साइलेंट किलर गैस कहते हैं। ये एक जहरीली गैस है। मनुष्य के रुधिर में सर्वाधिक घुलनशील गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन को जलाने पर प्राप्त होती है। अगर पर्याप्त
ऑक्सीजन मिले, ठीक है, किसी ईंधन को जलाने में पर्याप्त ऑक्सीजन मिले तो CO2 गैस मुक्त होती है। CO2 गैस अगर वही पर्याप्त ईंधन न मिले, ठीक है, अब पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन को जलाने पे कौन सी गैस निकलती है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह एक जहरीली गैस है जिससे दम घुटने लगता है, इसे साइलेंट किलर गैस भी कहते हैं। देखिए अगली जो गैस है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में सहायक गैस। प्राकृतिक रूप से अगर फल पकते हैं तो कौन सी गैस सेल्फ होती है, एथिलीन। ये दोनों एक साथ रखे हैं। अब कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में कौन सी गैस होती है, एसिटिलीन, ठीक है। अब एसिटिलीन के साथ कार्बाइड भी यूज करते हैं, एथिलीन के साथ कार्बाइड भी यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता था, अगर केवल एसिटिलीन यूज करते थे तो लीवर क्या होता था, हमारा डैमेज होने लगता था। इसलिए एसिटिलीन के साथ कृत्रिम रूप से अगर फल को पकाना है तो एसिटिलीन के साथ कार्बाइड भी यूज करते हैं। जबकि कृत्रिम रूप से जो फल पकते हैं तो कृत्रिम रूप से यह फल में ही पाई जाती है एथिलीन गैस, ठीक है। एथिलीन गैस कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में, प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में एथिलीन गैस, जबकि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस यूज होती है, ठीक है। एसिटिलीन गैस का और यूज कहाँ करते हैं, तो वेल्डिंग में। एसिटिलीन गैस का और यूज कहाँ करते हैं, वेल्डिंग में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में छोड़ी जाने वाली गैस। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी थी, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, ठीक है। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। ये याद रखना है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक। चलिए अपनी अगली गैस पे चलते हैं। तो अगली गैस है अक्रिय गैसें। अब देखिए जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, ठीक है, सारी अक्रिय गैसें यहाँ पे फुल डिटेल में हम बताएंगे। देखिए अक्रिय गैस, पहली बात तो आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में पाई जाती हैं, ठीक है, आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में पाई जाती हैं। अब 18वें ग्रुप को क्या बोला जाता है, जीरो ग्रुप। ये हम पीरियोडिक टेबल में पूरा बताए हैं, अगर पिछली वीडियो हमारी पीरियोडिक टेबल की पूरी देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब अक्रिय गैसों में आवर्त सारणी में 18वें ग्रुप में अक्रिय गैस पाई जाती हैं। और अक्रिय गैसों को जीरो ग्रुप, नोबल ग्रुप, ठीक है, नोबल ग्रुप, या फिर इसे ही अक्रिय गैसें बोला जाता है, ठीक है, अक्रिय गैसें बोला जाता है, या फिर स्टेबल ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक। इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, केवल हीलियम को छोड़कर। हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बाह्य कोश में 2 होती है, बाकी सारे के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8, ठीक। यह किसी से रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इन्हें बोला जाता है अक्रिय गैस। अब अक्रिय गैस आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में रखा जाता है। तो आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, तो आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी थी, 7, ठीक है, 6। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या 6 थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, 7। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या 7, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, 6। देखिए अब जितनी भी अक्रिय गैस है, पहली है हीलियम, ठीक है। अब हीलियम से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की गैस, अगर सबसे हल्की गैस पूछे तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। और सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होगी,
हीलियम, सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम। गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो हीलियम, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर में, अब ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन प्लस क्या होती है, हीलियम भरी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है 85%, अब बाकी जो बचा 15% क्या होता है, हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। गोताखोर इसे ऑक्सीजन के साथ ले जाते हैं, तो वही जो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम भरी जाती है उसी को गोताखोर ले जाते हैं। अब सूर्य में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस, सूर्य में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन, सूर्य में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन। और दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है, तो दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, हीलियम। और हीलियम से इतने क्वेश्चन, इतने पॉइंट याद रखनी है। चलिए अपने अगले अक्रिय गैस पे चलते हैं। तो अगली अक्रिय गैस है नियान। अब नियान का जो परमाणु क्रमांक होता है, नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10। और ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैस, ठीक है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नियान गैस। और नियान के साथ मरकरी वेपर, ठीक है। नियान के साथ कौन सी गैस होती है, मरकरी वेपर और नियान दोनों ही क्या है, ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैसें हैं, ठीक। और सड़क सूचक बनाने में कौन सी गैस यूज होती है, नियॉन, ठीक है, नियॉन। और डेंजरस सिग्नल जैसे लाल बत्ती में कौन सी गैस यूज होती है, तो नियॉन, ठीक। इतने पॉइंट इससे याद रखनी है। चलिए अपने अगले अक्रिय गैस पे। तो अगली अक्रिय गैस कौन सी है, आर्गन गैस। आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 18 होता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन जो 78% होती है, N2 78% वायुमंडल में। और ऑक्सीजन 21%, और आर्गन का जो CO2 होती है, CO2 0.03%। और आर्गन उसी जो 1% में कई सारी गैसें रहती हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में अक्रिय गैस, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है, आर्गन, ठीक है। अब देखिए विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस, ट्यूबलाइट में कौन कौन सी गैस भरी जाती है, नियान के साथ मरकरी वेपर। और विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन जो 85% होती है। बाकी कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन 15%, ठीक। तो नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है, विद्युत बल्ब में भरी जाती हैं ये दोनों गैसें। अब देखिए बिल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ, जो बिल्डिंग में पहले यूज की जाती थी वो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस थी, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन यूज करते थे। ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन C2H2 एसिटिलीन यूज करते थे। लेकिन अब जो यूज करते हैं वो बिल्डिंग में, ठीक, ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस यूज करते हैं, आर्गन, ठीक है। चलिए अपने अगले अक्रिय गैस से चलते हैं। तो अगली अक्रिय गैस है क्रिप्टन, ठीक है। अगली अक्रिय गैस है क्रिप्टन, जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 36। मोबाइल कैमरे के फ्लैश लाइट में इसका यूज होता है और फोटोग्राफी के फ्लैश लाइट में भी इसका यूज होता है। तो मोबाइल कैमरे के फ्लैश लाइट में, फोटोग्राफी के फ्लैश लाइट में कौन सी गैस यूज होती है, कौन सी अक्रिय गैस यूज होती है, क्रिप्टन। और जिनान, अगली जो अक्रिय गैस है कौन सी है, जिनान का जो परमाणु क्रमांक होता है, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था कि जिनान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 54। अब जिनान को अजनबी गैस कहते हैं, ठीक है, जिनान को अजनबी गैस कहते हैं। ऑटो व्हीकल इंडिकेटर में इसका यूज होता है, ऑटो व्हीकल इंडिकेटर में इसका यूज होता है। लास्ट गैस कौन सी है, रेडॉन, ये सबसे अक्रिय गैस है, रेडॉन। देखिए रेडॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 86 और इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। रेडॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 86, खोज की थी रदरफोर्ड ने। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है, तो सबसे भारी जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उनमें सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है, रेडॉन।
सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन। सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? रेडॉन। और सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? आर्गन। ठीक, और यही एक रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में पाई जाने वाली अक्रिय गैस। जितने भी अक्रिय गैस हैं केवल रेडॉन ही है जो रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? रेडॉन। और यह स्क्रीन कैंसर के उपचार में इसका यूज करते हैं। रेडॉन गैस की स्क्रीन कैंसर के रूप में इसका उपचार किया जाता है। एक्सरे फोटोग्राफी मशीन में भी यह भरी जाती है। एक्सरे फोटोग्राफी मशीन में भी कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो कौन सी गैस है? रेडॉन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐसी वीडियो आगे और पानी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।